नमस्कार, स्वागत है आपका। हम हैं आजाद न्यूज चैनल में। मैं आपके साथ सूरज वर्मा। आइए बात करते हैं खबरों की। इस वक्त खबर आ रही है रुड़की से, जहां रुड़की नहर पुल के समीप कांग्रेस महानगर महिला अध्यक्ष मंजू कश्यप ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बढ़ती महंगाई को लेकर धरना दिया। उनके धरने का ढंग भी बिल्कुल निराला था। उन्होंने धरने स्थल पर गैस सिलेंडर रखकर दिए जलाए और थाली बजाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा लगातार गैस सिलेंडर पर बढ़ते दामों से महिलाओं को अपनी रसोई चलाना दुर्लभ हो गया है। लगातार सरकार द्वारा गैस सिलेंडर पर दाम बढ़ाए जा रहे हैं, इससे रसोई चलाना दुर्लभ हो गया। हम हैं आजाद न्यूज के लिए मनोज शर्मा के साथ सपना चौहान की रिपोर्ट। आपका स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं रुड़की के नहर के पुल पर, जहां पर कुछ महिलाओं ने महंगाई के विरोध में धरना दिया हुआ है। आइए बात करते हैं उनसे। और जो प्रोग्राम हो रहा है ये किस कारण से हो रहा है, पूरी बात बताएं। सर, ये प्रोग्राम महंगाई के ऊपर हो रहा है। जिस तरह मोदी सरकार ने रोज के रोज ये दाम बढ़ा रही है गैस सिलेंडर के और पेट्रोल डीजल के, हम महिलाएं अपनी रसोई को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ तक कि रिफाइंड भी इन्होंने महंगा कर दिया है। इसके विरोध में हम महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। सर, जैसे मैं सिलेंडर के दाम ज़्यादा कर दिए सर, पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं कि सर इसे महंगाई को कम कराया जाए। दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। ये थी महिलाएं कांग्रेस की, जो कि महंगाई के विरोध में धरना दिए हुए हैं। इस तरह ये मोदी सरकार दिन पर दिन रसोई के दाम बढ़ा रही है, उस विरोध में हम महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। और आप देख सकते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, सब्जी और दाल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। और आप देखते हैं रिफाइंड जो कभी 105 रुपये हुआ करता अब 150 रुपये तक पहुंच गया है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि इस तरह हम महिलाएं अपने घर गृहस्थी किस तरह चलाएंगी। तो मैं सरकार से आदेश करना चाहती हूँ कि हम महिलाओं की बात सुने और हमारे रसोई गैस के सिलेंडर के दाम कम करें। धन्यवाद। ये थी मंजू कश्यप। कैमरामैन सपना के साथ में मनोज शर्मा। वहीं खबर आ रही है रुड़की से, जहां सेंट एन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा नेशनल कैडेट कोर की छात्राओं ने वृक्ष लगाने को लेकर जन जागरूक रैली निकाली। स्कूल की टीचर द्वारा बताया गया कि ये रैली क्षेत्र में पेड़ पौधों को लगाने के लिए निकाली गई है, ताकि जनता में पर्यावरण के प्रति जागरूकता को हम बढ़ा सकें। हमें आजाद न्यूज के लिए रुड़की से मनोज शर्मा के साथ सपना चौहान की रिपोर्ट। हमें आजाद न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं मोहिनी शर्मा मैडम से। मैडम ये आप जो कर रहे हैं ये क्या प्रोग्राम है? सर, इट्स अ जनरल अवेयरनेस। लोगों के बीच में हमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए रैली निकाली है कि आप पेड़ लगाइए और पर्यावरण को बचाइए। जैसे कि हम जानते हैं पेड़ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। हमें पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, पेड़ नहीं होंगे तो हम प्रदूषण बहुत जगह फैल जाएगा, प्रदूषण बहुत बढ़ जाएगा। और पेड़ होंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं सर। ग्रीनरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमें हमारी ये रैली इसीलिए है कि हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि कैसे हमें पेड़ों को लगाना है, पर्यावरण को बचाना है, सो दैट इन केस हम बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे हम वाटर पोल्यूशन रोक सकते हैं, हम एयर पोल्यूशन रोक सकते हैं। पेड़ होंगे तो धुंध का प्रकोप को भी हम रोक सकते हैं। इसलिए ये रैली सेंट एन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने निकाली है, ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट हो सके कि कैसे आप लोग पेड़ बचा सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं और अपने देश को पोल्यूशन से बचा सकते हैं। आइए इसी कड़ी में बात करते हैं मैडम, इसी कड़ी में बात करते हैं प्रगति मैडम से। मैडम ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसके संबंध में बताइए, क्या है ये? सर, ये एक अवेयरनेस रैली है एनसीसी कैडेट्स ने और टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट कि हाउ कैन वी सेव द एनवायरनमेंट। वी शुड जो है प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज और पेड़ों को कटने से बचाना है। अगर हर घर से भी एक एक पेड़ लगाया जाए तो वी कैन हेल्प टू स्टॉप द ग्लोबल वार्मिंग। सो दिस इज जस्ट बेस्ड टू पीपल टू मेक अवेयर रिगार्डिंग द ग्लोबल वार्मिंग एंड टू सेव आवर एनवायरनमेंट। थैंक यू मैडम। प्रियांशी, आइए इसी संदर्भ में बात करते हैं प्रियांशी से। प्रियांशी बताइए। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं हम सेंट एन्स स्कूल से आए हैं। ये हमारे स्कूल में पहली बार एनसीसी के कुछ काम हुआ है और ये हमारी पहली रैली है जो कि अवेयरनेस रैली है बोट सेव ट्री सेव एनवायरनमेंट के ऊपर। और हम जितना हो सके उतना अवेयरनेस सोसाइटी के लोगों को पहुंचाना चाहेंगे और यही हमारा मोटो है। जैसे कि एनसीसी वालों का मोटो होता है डिसिप्लिन एंड अनुशासन एंड एकता। सो यही हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में बच्चों में आए और हम इसी के प्रति अपना प्रोत्साहन दिखाएंगे। इसी कड़ी में बात करते हैं। मैं संस्कृति श्रीवास्तव, सेंट
डांस स्कूल की छात्रा। हमारे स्कूल में अभी इस साल से एनसीसी लागू हुई है, तो हमारा एनसीसी का ये पहला बैच है और आज हमारी पहली रैली हुई है। हमारा आज का रैली का टॉपिक था सेव लाइफ, सेव एनवायरनमेंट, सेव ट्रीज। तो हम अपने स्कूल की तरफ से हम अपने स्कूल को शुक्रिया कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम लोगों के प्रति जागरूकता ला सके। और जो है हम अपने स्कूल की ही नहीं, हम पूरे शहर में और पूरे देश में हम ग्लोबल वार्मिंग और पेड़ों के प्रति हम जागरूकता लाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम यशिका यादव है, मैं सेंट एन स्कूल की छात्रा हूँ। और आज का जैसे हमारा टॉपिक है सेव एनवायरनमेंट एंड सेव लाइफ, तो हम सारे एनसीसी बैच के बच्चे हम एक तो जागरूकता के साथ, अनुशासन के साथ हम पूरे अपने रुड़की सिटी को और स्कूल के बच्चों को सबको अंदर जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ। धन्यवाद। खबर आ रही है रुड़की से। वहीं रुड़की स्थित नहर किनारे बने पार्कों में बच्चों के लिए लगे झूले का बुरा हाल है। झूले टूटे हुए हैं और नगर निगम एवं जनप्रतिनिधि द्वारा झूलों की कोई भी सुध नहीं ले रहा है। पेश है हमारे संवाददाता मानसी सैनी की एक रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। मैं मानसी आपके साथ और इस वक्त हम मौजूद हैं रानी लक्ष्मीबाई पार्क में, जहां की आप झूलों की जो है हालत देख सकते हैं किस तरीके से टूटे हुए हैं। और जैसे कि पता है पार्क जो होता है वो बच्चों के खेलने के लिए होता है, तो शाम को जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वो अपने माता पिता अपने दोस्तों के साथ जो है पार्क में आते हैं। और इस तरीके से झूले टूटने का जो कारण है, झूले टूटे हुए हैं, नगर निगम का इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये जो झूला है काफ़ी समय से जो है इसी हालत में अब तक भी ऐसे ही पड़े हैं। और ये अगर ये झूले इसी हालत में लगातार ऐसे रहे तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जैसे कि बच्चे यहाँ पे खेलने आते हैं, तो मैं दरख्वास्त करूँगी नगर निगम से कि ये जो झूले हैं जल्दी से जल्दी सही कराए जाए, ताकि छोटों बच्चों के लिए कोई दुर्घटना का कारण ना बन सके और वो हंसी खुशी से वापस झूलों पे आके जो है अपना समय व्यतीत करें और खेल सकें। धन्यवाद। मैं मानसी, कैमरामैन सपना चौहान के साथ। वहीं खबर आ रही है रुड़की के नगला इमरती गांव से, जहां पर गंदगी का बुरा हाल है। गांव में नालियां चौक हैं और कहीं ना कहीं गंदगी देखने को मिल रही है। सड़क पर नालियों का पानी आप देख रहे हैं किस तरह बहता नजर आ रहा है और नाले चौक हैं। इससे प्रतीत होता है कि काफी समय से नालों की सफाई नहीं की गई। वहीं क्षेत्रवासियों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। ग्राम विकास अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और लगातार यहाँ पर पानी इकट्ठा है, कूड़ा इकट्ठा है, ना ही कूड़े को उठाने की कोई भी व्यवस्था है और ना ही साफ सफाई यहाँ पर नजर आ रही है। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ ग्रामीण। आइए जानते हैं क्या कहना है क्षेत्रवासियों का। यहाँ पर हुआ है उच्च स्तरीय, जैसे ग्राम पंचायत की जो खुली मीटिंग होती है प्रस्ताव के लिए, उसमें सभी मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन यहाँ का सिस्टम क्या है कि वहाँ पर सिर्फ जो लिखित में होता है उसको वो फाइल को दबा देते हैं और प्रधान और सेक्रेटरी मिलके उस एजेंडे को चेंज करके कार्य करते हैं। कई बार हमने ब्लॉक स्तर पर भी शिकायत की है, यहाँ तक कि हमने डीएम एसडीएम तक भी शिकायत की है, जो कि हमारे पे जांच के पुख्ता सबूत भी हैं जितना यहाँ पर घोटाला हुआ है। लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पर अधिकारी क्यों प्रधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हमें भी समझ नहीं आ पा रहा, क्योंकि यहाँ पर डीएम तक की जांच हो चुकी, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जांच तो हो जाती है पर कार्रवाई कोई नहीं, कार्रवाई कुछ नहीं हो पाती। जी सर, समस्या तो यही है कि हमारी गली में जो है पानी भरा रहता है और नालियाँ जो है बहुत गहरी है। पानी भरा रहने की वजह से बीमारियां लोगों में बहुत ज़्यादा फैल जाती है और ये हालत आप यहाँ की देख ही सकते हैं। और ख़ुद मैंने यहाँ जो है गांव के जो मौजूदा प्रधानी है उनको बुला के यहाँ का मुआयना कराया है, यहाँ खुद दिखाया है। उन्होंने कहा था बाकायदा कि यहाँ और भी लोग थे छोटे बड़े सब, कि सड़क तो हम नहीं बनवा सकते लेकिन नाली का पैसा आया हुआ है। वो फ़ोटो वोटो भी तार के ले गए थे अब से 2-2.5 महीने पहले। लेकिन सर ये आप देख सकते हैं यहाँ क्या हालत है और आप ये कूड़ा पड़ा हुआ है। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ कासमी। किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जी सर, ये गंदगी है बहुत ज़्यादा। अब रास्ते में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी समस्या होती है जब कोई मेहमान आता है। अपने आप भी रात दिन की समस्या है, कई बार बुज़ुर्ग लोग जाते हैं तो उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इसी तरीके से ये देखो आप क्या हाल है, प्रधान से और प्रमुख से
यहाँ के जो प्रमुख है ब्लॉक का, उससे भी उनको भी अवगत कराया मैंने, उनको भी जानकारी में डाला, लेकिन बस सब यही बात करते हैं टरकाने की। समस्या तो भाई बहुत है, एक होती तो बताते। पिछले 5 साल में ये हमारी जो बनी ना ये प्रधान, अब तो कोई काम नहीं कराया हमारे इधर। देख सकते हो आप, आज पूरे दिन गंदगी थी यहाँ पर, पानी अब इन बच्चों ने निकाला खुद, कोई सुविधा नहीं मिल रही हमें। तो आज तक हुई नहीं गाँव में सफाई, नहीं हुई आज तक गाँव में। अपने पैसे से कराई ये खुद अपने पैसे इकट्ठे करते हैं तब जाके यहाँ पर काम होता। मुस्कान के पास जावा ना, एक साइन के लिए भी या मोहर मोड़ने के लिए भी कहीं कहीं धक्के खाने पड़ा, कुछ भी नहीं है। क्या की सेवा कर रही है या गाँव के प्रधान है क्या है, कुछ भी नहीं है। आपका नाम? खलील। आप प्रधान हैं और यहाँ पे लोगों की काफी समस्या है। अजी लोग बाग हमारे वो तो काम करती नहीं, लोग बाग हमारे पास आओ, हम किसके पास जा, और जा भी तो मुकदमे झूठे मुकदमों में उलझवा दे हम। किस तरीके का मुकदमा? SC एक्ट का। जब इस सफाई मामले में ब्लॉक नारसन BDO से बात की गई तो क्या है उनका कहना, आइए जानते हैं उन्हीं की जबानी। ऐसा है, नगला इमरती की शिकायत पहले भी प्राप्त हुई है कि गांव में नालियाँ चौक हो रही है। इसके लिए ASDM महोदय ने भी वहाँ का निरीक्षण किया और सफाई के लिए कहा गया था। ग्राम प्रधान ने सफाई कराई भी है वहाँ, लेकिन कुछ नालियों पर अतिक्रमण है जिसकी वजह से पानी की निकासी सही नहीं हो रही। दूसरे जो वहाँ का तालाब है वो ओवरफ्लो हो चुका, उसका हमने जो है एस्टीमेट तैयार करा दिया है, और जैसे ही उसका एस्टीमेट सैंक्शन हो जाएगा उस तालाब की भी खुदाई करा दी जाएगी और जल्दी इस समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए, कूड़े की व्यवस्था का ऐसा है कि ग्राम पंचायतों में स्वजल के माध्यम से कूड़ा निस्तारण का योजना तैयार की गई थी, जहां ई-रिक्शा वगैरह भी दी गई है। तो ग्राम पंचायतों को कहा गया है कि वो अपने स्तर से प्रति परिवार हाउस टैक्स के रूप में जो धनराशि है वो लें सफाई के लिए, और उससे जो है वो व्यवस्था करें। तो प्रधान जो है कुछ ग्रामों में लगाया भी है ग्राम प्रधानों ने इस तरीके से, जो अपनी सफाई व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन शायद अभी नगला इमरती में नहीं हो पाया। उनसे जो है उन्हें आदेशित कर दिया जाएगा कि उस तरीके की व्यवस्था को बढ़ाएं। बने रहिए हर छोटी बड़ी खबर के लिए, देखते रहिए हमें आजाद न्यूज चैनल। नगला इमरती से हमें आजाद न्यूज चैनल के लिए संदीप पोईवाल के साथ सोनवीर सैनी की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आजाद न्यूज चैनल में। मैं मानसी सैनी आपके साथ, और आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे एक होनहार युवा जिन्होंने मार्शल आर्ट में राष्ट्रीय पदक जीतकर रुड़की शहर का ही नहीं पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। आइए जानते हैं अनुराग सिंह से कि उनके इस मुकाम को हासिल करते वक्त जो उन्होंने संघर्ष किया, या उनके संघर्ष में क्या क्या परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा, और कैसे और किससे प्रेरणा लेकर वो अपने इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर। सच बताऊं तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, पर सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे हमेशा से पता था कि मैं डिज़र्व करता हूँ इन चीज़ों को। ये सिर्फ अब टाइम है जो आ गया है, एंड आई एम रियली थैंकफुल। बहुत ज़्यादा मैं धन्यवाद हूँ। सबसे खुशी की बात है अपने आसपास के लोगों को खुश देखना, कि जिन लोगों मेरे साथ बैठते थे, जो लोग मेरे को देखते थे, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, आज उन सबको भी खुशी हो रही है कि हाँ मैं एक जगह पे पहुंच पाया। तो इस ट्रॉफी से बड़ी वो फीलिंग है कि मेरी मम्मी खुश है, मेरे दोस्त खुश हैं, वो देखना, मतलब उसका ना कोई गोल्ड है ना सिल्वर है, मतलब उसका कोई प्राइस नहीं। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है, गोल्ड। मैं थैंकफुल हूँ कि मैं गोल्ड जीता, बहुत प्राउड फील हो रहा है। बट सच बताऊं, वो दिन निकल गया, ये गोल्ड निकल गया, आज एक नया दिन है, नॉर्मल फील हो रहा है मुझे। तो अनुराग सिंह जी, तो इस मुकाम तक आपको पहुंचने में किन किन का योगदान रहा है, आपके दोस्त जैसे? तो अनुराग सिंह, आपको इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं, किन किन का योगदान रहा है? पहले तो सबसे ज़्यादा योगदान मेरा ही रहा है इसमें, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा। जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं मैं कितना ज़्यादा ढीठ हूँ, और बहुत समय लग गया ये आने में। मेरी आज एज 29 ईयर्स, ऑलमोस्ट 30 होने वाला हूँ मैं। मेरी ग्रेजुएशन हो गई, मास्टर्स हो गई, मैंने जॉब कर लिया। उसके बाद मैंने ये डिसाइड करा, क्योंकि मुझे पता था यही मेरे लिए है, पर समय लगा हर चीज़ में, मैंने उसका समय लिया। तो सबसे ज़्यादा तो मैं अपने लिए थैंकफुल हूँ। उसके बाद मेरा दोस्त है एक रोहित, वो मेरे साथ नेफ्ट MFM में पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, उसने मेरा बहुत हेल्प करा।
लाइक हम लोग ऑलमोस्ट बेस्ट फ्रेंड थे, मतलब एक तरह से अगर बेस्ट फ्रेंड कॉलेज के बोले जाएँ तो वी आर अमंग द बेस्ट फ्रेंड्स। एंड बहुत ज़्यादा उससे सपोर्ट मिला मुझे। जब उससे सपोर्ट मिला एंड मैंने अपनी चीज़ें करना शुरू करी तो आसपास जब मेरी मेहनत को देख के और भी लोगों ने सपोर्ट करा। और इस समय सबसे बेस्ट चीज़ है कि मेरे घर वाले मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और अब बाकी सबसे मुझे आ रही हैं बधाइयाँ, सब कुछ, और मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। हर कोई आदमी मुझे सपोर्ट करता था, बट ये होता है जैसे कि मैं जिस चीज़ को देख पा रहा हूँ वो शायद कोई और ना देख पाए। तो जितना वो कर सकते थे सबने करा, अच्छा या बुरा सभी ने मेरे साथ दिया, क्योंकि एक इक्वेशन होती है, जितना अच्छा होता है उतना बुरा भी होता है। तो अच्छा और बुरा मैं दोनों के लिए धन्यवाद हूँ कि उस चीज़ की वजह से ही आज ये दिन आ पाया, सिर्फ अच्छे की वजह से नहीं, सिर्फ बुरे की वजह से। तो जिस भी लोग से मेरी बात होती है, जिन भी लोगों से मैं आज तक मिला हूँ, मैं उन सब का आभारी हूँ, क्योंकि अगर वो सब ना होता तो आज ये ना होता। अनुराग सिंह, अभी आपने बताया कि आपके दोस्तों का सहयोग रहा है। माता पिता के बारे में मैं जो अभी आपने बताया वो मैंने बहुत कम सुना है, हालांकि माता पिता अपने बच्चों को तो अनुराग जी, आपने हमारे भारत में बहुत से और भी खेल हैं, तो आपने मार्शल आर्ट को ही क्यों चुना? इसका कोई रीज़न नहीं है, मतलब अगर मैं देखा जाऊँ तो मतलब सुनने में काफ़ी बचकाना लगेगा। मैं बहुत बचपन से कार्टून्स देखता था, उसमें सुपर हीरोज़ थे, और मैं बहुत ज़्यादा एनिमी देखता हूँ, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर सकती थी। बचपन से ही मुझे पता नहीं, मेरे पास रीज़न नहीं है, कुछ था जो हमेशा मुझे वर्कआउट करने पे या एक्सरसाइज करने पे या फिजिकली अपने को चैलेंज करने पे मजबूर करता था। और वो जब मैं करता था तो वो एक अंदर से एक ऐसी फीलिंग थी, मतलब जैसे आपको शायद मेडिटेशन में मिले या वो काम करने में, पर मैं कभी उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे कि मैं IIT के सराउंडिंग में रहा हूँ, बड़ा हूँ, मेरे आसपास सब एजुकेशन और मतलब स्टडी को बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है मेरे एनवायरनमेंट में। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था बचपन में ये सब एक्सप्रेस करना, पर ऑब्वियसली ढीठ तो होते ही हैं बच्चे। एंड समहाउ थैंकफुली मैं बहुत पॉजिटिवली ढीठ था। मैंने करता रहा, काफ़ी टाइम हो गया इसे करते करते, मैं काफ़ी आगे आ गया, कॉलेज हो गया, कॉलेज में भी मैं वर्कआउट करता रहता था। मतलब आई हैव नेवर मिस्ड अ वर्कआउट। अगर मैंने पिछले 16 साल वर्कआउट किया है तो उसमें से अगर मैं टोटल छुट्टी लगाऊं, इंजरीज और सब कुछ मिला के, ना जाके कभी मन नहीं करता कभी, तो शायद मेरे ख्याल से 1 साल से भी ज़्यादा की छुट्टी नहीं होगी। अगर इसी में कभी अपने को रोक ही नहीं पाया, और मुझे कभी ये समझ नहीं आई है। मिक्स मार्शल आर्ट जो अभी आया है, ये सीन में 2 या 3 साल पहले आया है इंडिया के सर्किट में। ये UFC चलता है, बाहर चलता है USA में, 1 चैंपियनशिप चलती है बाहर एशिया में। तो मेरे से ये सवाल जो आप पूछ रहे हो, यही मेरी मम्मी भी पूछा करती थी, यही मेरे दोस्त भी पूछा करते थे कि तुम इतना वर्कआउट क्यों कर रहे हो, मतलब इतनी एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो। मुझे हमेशा लगा रहता था कि करना है। और मैं हमेशा, सबसे अच्छी चीज़ ये है, जब आप किसी भी चीज़ को करते हैं तो आप सिर्फ करते नहीं हैं, आप उसमें आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे 14-15 साल जब करते करते मैं, फिटनेस मेरा इतना अच्छा हो गया कि आज मैं किसी को भी फिटनेस में चैलेंज कर सकता हूँ। आप स्पोर्ट्स छोड़ दीजिए, स्पोर्ट्स तो एक तरह से बोलते हैं जैसे इंसान को लिखना आता है, पर अब वो कर्सिव तरीके से लिखना सीख रहा है। तो फिटनेस मेरा इतना अच्छा था, मैं कभी रोक नहीं पाया। थैंकफुली मैं बोलूँगा, डेना वाइट का मैं थैंक यू बोलूँगा कि UFC प्रेसिडेंट है वो, कि उन्होंने UFC बनाया। और अब क्योंकि UFC इंडिया आया तो उसका सर्किट और बड़ा हुआ। फाइनली मेरे पास ये जवाब था कि मैं इतना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा से मेरे पापा भी रेसलिंग में रहे हैं, मेरे दादाजी भी रेसलिंग में रहे, मेरे ताऊ जी भी। तो वो एक जीन में था, जैसे हम बोल सकते हैं एक वॉरियर टाइप का एक जील मेरे अंदर ऑलरेडी था। पर क्योंकि मैं इतने प्रोटेक्टिव और कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट में था कि मैं उसे कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया। और जब कभी मैंने एक्सप्रेस करा तो उस चीज़ को समझने की सोच नहीं रही, क्योंकि प्रायोरिटीज उन लोगों के लिए कुछ और थी, उनके विजन्स कुछ और थे। तो बड़ा होता गया, शायद सही टाइम पे सारी चीज़ें होती हैं। 2 साल पहले मैंने ये शुरू करा कि मेरे को यहाँ पे जाना है। मैं कोरोना वायरस आ गया, तब मैंने खुद ही ट्रेनिंग करी 1 साल 1.5 साल। अभी 2 महीने मैंने क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब है दिल्ली में, वहाँ पे ट्रेन करा है। नो डाउट बेस्ट एक्सपोजर है, क्योंकि 1 साल तो मैंने खुद तैयारी करी, पर कुछ चीज़ें जो मुझे सीखनी थी, वहाँ टॉप क्लब है वो इंडिया का। और नो डाउट उसके एनवायरनमेंट से मेरे को बहुत एक्सपोजर मिला, और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो मैं अपने टूर्नामेंट में इम्प्लीमेंट कर पाया। सिर्फ ताकत नहीं सही होती, मैं खुला बोलता हूँ, ये पावर की कोई कमी नहीं है, स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है। आई कैन चैलेंज एनीबडी, बट दिमाग चलाना ज़रूरी है, चीज़ों को आना ज़रूरी है। आप किसी भी भेड़ चाल की तरह काम नहीं कर सकते, आपको सोच समझ के एक काम करना था। जो मेरी एज है उस समय मैं
रिस्क नहीं ले सकता हूँ। बहुत सारा सब कुछ समझने के बाद अब मेरे को पता है कैसे कहाँ क्या जाना है। तो मैं अपने कोच का, सिद्धार्थ सिंह का, जो क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब के हैं, उनका थैंक यू बोलूँगा। वहाँ पे जूजित्सु और हमें सिखाते हैं तरुण यादव सर हैं, उन्हें हम बीस्ट बोलते हैं, उनका निकनेम है। मेरे बॉक्सिंग के कोच हैं अर्जुन एंड गौरव सर, और मेरे मुथाई के कोच हैं कबीर सर। एवरीबडी इज सो नाइस। मतलब जो जितना एक्सपोजर मुझे मिला, जितना मैंने सीखा, आई नो आई एम अ फास्ट लर्नर, मैं बहुत जल्दी एब्जॉर्व करता हूँ, पर इतने अच्छे एनवायरनमेंट के बिना मैं शायद इतना एक्सपोज नहीं कर पाता और इतना मैं एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो मैं इस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ, क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब के लिए। और सबसे ज़्यादा थैंकफुल हमेशा मैं अपने लिए हूँ, बिकॉज जो भी एफर्ट करें मैंने अपने लिए खुद करें। आई एम जस्ट हैप्पी कि सब ने उस चीज़ को रिकग्नाइज करा, क्योंकि बोलते हैं हीरे की परख भी जोहारी को ही होती है। तो मैं अपने कोचेस का बहुत ज़्यादा थैंकफुल करूँगा, अपने क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब का बहुत ज़्यादा थैंक यू करूँगा। मेरे फ्रेंड्स, मेरी मॉम डैड, सब लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट करा। उन्होंने फाइनली रिकग्नाइज करा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, पर ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं लगा रहा। एनीवेज, बट दिस इज़ हाउ इट वाज। मिक्स मार्शल आर्ट इसलिए आया क्योंकि हमेशा से मुझे लगता था मैं कर सकता हूँ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि जैसे बोलते हैं एक बच्चे को पहले से कोई कर रहा है, बॉक्सिंग में कोई अच्छा हो गया, मार्शल आर्ट में, कराटे में कोई अच्छा हो गया। मेरे पास ऐसा कोई फोर्टे नहीं था। मैंने बचपन में टाइकोंडो करा था, बट आई ऑलवेज हैड दिस कि WWE देखते हैं या एनिमी शोज देखते हैं फाइटिंग के, या सुपर हीरोज की तरह बनना है। तो बहुत सारा मेरे अंदर से यही था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो हमेशा दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता था, हाउ टू डिफेंड, कैसे मैं अपने को डिफेंड कर सकता हूँ। तो एक्चुअली मैं सिर्फ ट्रेन इसलिए करता हूँ ताकि मैं अपने को, अपने परिवार वालों को या अपने जानने वालों को किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में बचा सकूँ, या किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में मैं हैंडल कर सकूँ। क्योंकि जैसे बोलते हैं ये शरीर से ही सब सुख मिलना है, सुख भी यहीं से जाना है, दुख भी यहीं से जाना है। तो जितना अच्छा हमारा शरीर होगा उतनी ही हर चीज़ का अनुभव बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब मेरे पास सिर्फ ये जगह है बोलने के लिए कि मिक्स मार्शल आर्ट कर सकता हूँ, और मुझे अंदर से पता है मैं करने के लिए बहुत सही हूँ। अभी मैंने 2 महीने ट्रेन करा है प्रॉपर, जो नेशनल जाने से पहले करा है, एंड आई हैव वन द नेशनल गोल्ड। एंड अगर मैं सच्चाई बोलूँ तो ये शायद मेरा वर्ष होगा, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग अपनी है। जो एक स्किलफुल, एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग है वो बहुत कम हुई है। तो अभी तो बहुत आगे जाना है, और अगर इतने कम में मैं ये कर सकता हूँ तो सिर्फ इस चीज़ का प्रूफ है कि जिस भी राह पे मैं चल रहा हूँ वो सही है, और जो भी मैंने सोचा है वो सही है। और सच में इससे अच्छी लाइफ कभी नहीं जी मैंने। एवरी डे इज गेटिंग, आई थैंक गॉड फॉर दैट एंड एवरीबडी हु इज अराउंड मी। चैंपियन soon and you'll see, we'll meet again। अच्छे दिखते रहो। अनुराग जी, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो हमारा युवा है वो खेल तो छोड़ो, किसी भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले पा रहा है, जिसका कारण है नशा। नशे की तरफ आज का हमारा जो है वो बहुत खींचा चला जा रहा है। तो आप हमारे युवा को प्रेरित करने के लिए क्या संदेश है, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं अपने से छोटे भाई बहनों को सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, खासकर लड़कों को सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, लड़कियों के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा। लड़कों के लिए मैं बोलना चाहूँगा, हमें मैन ऑफ द हाउस बोला जाता है, हमारे पीछे हमारा पूरा परिवार है। तो अगर आप अच्छे दिखते हैं, आप ताकतवर हैं अपने मन से, अपने शरीर से, अपने व्यवहार से, अगर आप सभ्य हैं, तो एक तरह से आप अपने घर वालों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जब एक अच्छा आदमी और एक शक्तिशाली आदमी आगे खड़ा होता है आपके, तो आपके पीछे वालों का भी साहस बनता है। तो जैसे बोलते हैं मर्द है घर का, ये एक कहावत है, पर मैं इसको सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज अ मैन ऑफ द हाउस हम स्ट्रांग बने, हम लोग अच्छा व्यवहार रखें, हम लोग इस हालत में रहें कि हम अपने जानने वालों को, अपने माता पिता को हम किसी भी तरह सपोर्ट कर सके। और सबसे अच्छी बात है, जब भी आप वर्कआउट करते हैं या जब भी आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वो आपको हार्ड लगती है। अगर आप वो हार्डेस्ट एक्टिविटी कर लेते हैं दिन में एक बार, तो शायद आपको कोई भी एक्टिविटी आसान लगेगी, चाहे वो बर्तन धोना हो, चाहे वो पोछा लगाना हो, चाहे कहीं से कुछ सामान लाना हो। आलस से कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब एक बार आप अपना 100 दे देंगे तो आप अपने को 90 पे देख ही नहीं पाएंगे। और नशे की बात ये रही, देखिए हर चीज़ होता है जीवन में, हर चीज़ आती है। सबसे अच्छी बात है हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान समझना, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए अच्छा नहीं है। कोई भी किसी को उंगली पकड़ के नहीं चला सकता है, उसे खुद ही समझना होगा क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए नहीं सही है। पर किसी भी चीज़ में इतना नहीं बहना चाहिए कि आप बह जाएं। अपने सेंसेस को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने सिचुएशन को हमेशा समझना चाहिए। और बदलाव का नाम ही ज़िंदगी है, आपको समय के साथ बदलना पड़ता है। मुझे भी अपने में बहुत से बदलाव करने पड़े। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ।
पर ज़रूरी है और इसी तरह आदमी आगे बढ़ता है और इसी को एवोल्यूशन बोलते हैं। तो मेरी युवाओं से यही गुजारिश है कि आप कुछ भी करें, आप घर पे करें या आप बाहर करें, आप भागे खेलें, ये ज़रूर करें, क्योंकि ये करने से जब आपका शरीर अच्छा होता है तो आपका मन अच्छा होता है, और जब आपका शरीर और मन अच्छा है तो आपका व्यवहार अच्छा है। तो मुझे नहीं लगता कहीं भी किसी गंदगी की सोसाइटी में जगह रह जाती है जब आप मन से अच्छे हैं, तन से अच्छे हैं और अपनी सोच से अच्छे हैं। और सबसे अच्छा बात, आप अपने बारे में अच्छा फील करते हैं। जो सबसे बुरी बात है आज की सोसाइटी में, हमें सेल्फ डाउट होता है अपने ऊपर। मेरे को ही आज शायद मैं 30 का होने वाला हूँ पूरा, ये इतना टाइम लग गया। अगर मैं शायद 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या 1 साल पहले छोड़ देता या रुक जाता तो ये रुक जाता। और मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ है, मतलब इतनी बड़ी उम्र में मेरी शादी हो जानी चाहिए थी, बच्चे हो जाने चाहिए, मैंने अपना जॉब वॉब सब छोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद भी मैं ये कर रहा हूँ तो क्योंकि मैं ज़िद्दी हूँ और मैं अपने पे बिलीव करता हूँ, एंड इसका नतीजा आज ही है। तो जितनी भी महिलाएं हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, आप अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, ठीक है, फिट रहिए। आप जब अच्छे दिखेंगे, ठीक है, आप स्ट्रांग दिखेंगे, आपको अच्छा फील होगा, आप अपने बारे में अच्छा फील करोगे। हर आदमी थोड़ा स्ट्रांग होगा, कॉन्फिडेंट होगा, ठीक है। कोई आपके बारे में कुछ भी बुरा सोचने से पहले, बुरा व्यवहार करने से पहले सोचेगा, और ये सच्चाई है। मतलब चाहे आपको अच्छा लगे या ना बुरा लगे, अगर आप एक अच्छी जगह, एक शक्तिशाली पोजीशन में है तो हर आदमी एक बार सोच और तोल के और मोल के बात करता है, ना कि आके कुछ भी बोल देता है। तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, करें ये वर्कआउट और फिटनेस पे ध्यान दें। और फिटनेस का मतलब जिम जाना नहीं होता है, फिटनेस का मतलब भागना भी होता है, फिटनेस का मतलब टहलना भी होता है, फिटनेस का मतलब योगा करना भी होता है, जो कि हम लोगों का ट्रेडिशन है। धन्यवाद अनुराग जी। ये थे हमारे साथ अनुराग सिंह, जिन्होंने बताया हमें, जिन्होंने हमारी युवावस्था को बताया और उन्हें प्रेरित किया कि कैसे हमें अपने शरीर का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। नशे की लत को छोड़कर हमें अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नशे की लत में युवावस्था का कोई भविष्य नहीं होता। अपने भविष्य को बनाने के लिए नशे की लत को छोड़ के हमें, जैसे खेल में अनुराग सिंह ने जो इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, खेल नहीं तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं भारत में, और भी बहुत से खेल है, उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जब हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे तो हमारा मन जो है वो भी स्वस्थ रहेगा, और हमारे जो आसपास के लोग हैं उन्हें हमसे प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में मिलते हैं आपसे अगले अंक में। लक्सर पुलिस ने किया लूट का खुलासा। जी आपको बता दें कि लक्सर पथरी थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज एसपी देहात परविंदर डोभाल ने जानकारी दी कि एक व्यक्ति द्वारा 24/2/2021 को शराब की दुकान से अज्ञात लोगों द्वारा 10,000 वे गल्ले की पेटी उठाने की घटना को अंजाम दिया गया था, जिन्हें आज पथरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी देहात ने बताया कि इस घटना को 4 लोगों ने अंजाम दिया था। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से 5200 रुपया नगद, एक वैगनार मारुति बरामद की गई। साथ ही 1, 2, 3, 4, 5 व 10 रुपए के सिक्के, पेन, पेंसिल, कागजात, बिल आदि भी बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि आरोपी अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। सभी आरोपी अन्य 4 मामलों में भी संलिप्त हैं। चारों ही आरोपी पेशेवर मुजरिम हैं। इससे पहले भी अन्य घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। सभी को जेल भेजा जा रहा है। हम हैं आज़ाद न्यूज के लिए लक्सर से अमन चौधरी की रिपोर्ट। यहाँ पर शाहपुर में है, जो हमारा पथरी थाना अंतर्गत क्षेत्र आता है, जिसमें शराब की दुकान थी। उसमें रात्रि इन्होंने एक लूट की थी, जिसमें वादी को तमंचा दिखा के उससे पैसा लूट के लोग ले गए थे। उसमें प्रकाश में एक वैगनार गाड़ी आई थी जो इन्होंने यूज़ की थी उस लूट में। तो इस को देखते हुए जो हमारा सिविल अफसर और इंस्पेक्टर पथरी के नेतृत्व में जो टीमें थी वो लगातार इस चीज़ पर वर्क कर रही थी। कल मई गाड़ी के 4 लोग हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं जो इस घटना में शामिल थे, और उनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी रहा है, और लूट की घटना में वो लोग, एक आदमी उसमें जेल भी गया है, कुछ मारपीट की घटनाओं में गए हैं। इन लोगों की अरेस्टिंग की जा चुकी है। एक व्यक्ति अभी इसमें जो हमारा मुलजिम है वो फरार है, उसको हम लोग जल्दी ही उसकी भी अरेस्टिंग का प्रयास करेंगे। सर लूट इन्होंने 10,000 के आसपास लूट की थी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पैसा तो ज़्यादा था, लेकिन जो उसके मालिक थे वो पहले पैसे को ले जा चुके थे। तो बाद का जो गल्ला था उसको ही ये लोग लूट पाए थे। तो 10,000 रुपये उस समय लूट पाए थे। उसमें से करीब 5,500 रुपये हम लोगों ने अभी तक बरामद किया है। बाकी अभी और मुलजिम अभी और बाहर है, पैसा उसने भी बताया, तो उससे भी हम लोगों को रिकवरी में पुलिस। नमस्कार, हमें आज़ाद न्यूज में आपका स्वागत है।
हरिद्वार स्वामी विवेकानंद पार्क, जहाँ पर जो तीर्थ श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं, वहीं पर जो चेंजिंग रूम है वहाँ पर उसमें ताला लगा हुआ है। ये ताला किसने लगाया और श्रद्धालु अपने कपड़े बदलने के लिए काफ़ी परेशान है। आइए जानेंगे जो स्वामी विवेकानंद पार्क में जो संत मूर्तियाँ गंगा जी की सेवा करते हैं, आइए चलते हैं उनके पास। गुरु जी, क्या परिचय आपका? मेरा यहाँ पे इस पार्क में जो है कि मेरा नाम महंत सुमेरगिरी नागा बाबा मुझे कहते हैं, जिला रामपुर से आया हूँ मैं, और यहाँ मैं बहुत समय से रह रहा हूँ। यहाँ पार्क की देखो कैसे गंदगी कर रखी है इन लोगों ने। और दूसरी बात जो है, नीचे जो है जो रूम बना रखा है कपड़ा चेंज करने के लिए लेडीज़ों के लिए, उसमें जो है ताला लगा रखा है। और जो है कि यहाँ पे बहुत समस्या हो रहा है। पार से जो है कि देखिए नारी है, ये हमारी बहन बेटी है जी। इसको जो है कि इनके लिए सुरक्षा के लिए बनाया गया हुआ चीज़ को जो है कि ये लोग इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है जी। उसके है उसने ताला लगा रखा है यहाँ पे, ये बहुत गलत काम है। नीचे झुग्गी है और उसकी नीचे झुग्गी है, वो बहुत गलत है। वहाँ पे झुग्गी भी नहीं होना चाहिए, ऐसे आदमी होगी, ठीक है जी। हाँ, 1-1 बजे तक घूमता रहता है यहाँ से वहाँ, ये कोई गलत बात है। अरे हम लोग यहाँ किसके लिए रखे हुए हैं? यहाँ भगवान शंकर जी का जो है यहाँ पे जो है अंत नागा बाबा जी हैं, रमनपुरी जी महाराज जी। इधर आइए महाराज जी। पूजा जो है कि यही करते हैं, ये सुबह शाम दोनों टाइम में, और साधु संतों की सेवा करते हैं यहाँ रह करके, और यहाँ की रेख देख करते हैं, साफ सफाई करते हैं। लोग लैटरिन फैटरिन ये कर देते हैं। अच्छा, जिस टाइम सुबह का टाइम, रात के टाइम में करते हैं ये सब, सुबह के टाइम में खोल देता हूँ। चलो अच्छा, अब ये ताला जो बंद है ये कब खोलोगे? कल खोलोगे? हाँ। अच्छा ठीक। स्वामी विवेकानंद पार्क में संत मूर्ति जो यहाँ पर माँ गंगा के तट पर निवास करते हैं, और इस पार्क की देख रेख और जो पौधे हैं, फूलों के पौधे हैं, उनकी देख रेख करते हैं। ये देखिए आप, स्वामी विवेकानंद पार्क में जो श्रद्धालु आते हैं वह कचरा छोड़ जाते हैं, और यह देखिए आप जो संत मूर्ति हैं वह यहाँ निवास करते हैं और माँ गंगा की सेवा, पार्क की देखरेख करते हैं। और हरिद्वार का एक विशाल प्रतिमा देवाधिदेव महादेव की, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद पार्क वीआईपी घाट के नज़दीक स्नान करने के लिए बहुत ही सुलभ घाट बने हुए हैं, बहुत ही सौंदर्यीकरण है। और यहाँ पर जो संत मूर्तियाँ हैं वह सब जो है यहाँ पर जो है निवास करते हैं माँ गंगा के तट पर। और इस पार्क की जो है देख रेख, साफ सफाई, संत मूर्ति वगैरह जो भी है यहाँ पर जो है गंगा किनारे निवास करते हैं, यह लोग करते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर जो संत हैं उनके सेवक स्वच्छ अभियान करते हुए पार्क में। आपका सोमगिरी जी, ये स्वामी विवेकानंद आश्रम में माँ गंगा के तट पे आप निवास करते हैं। ये पार्क में क्या क्या सुविधाएं हैं? कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर जो लाइटें वगैरह जलती हैं? नहीं। अच्छा, और यहाँ शौचालय है? जैसे कुंभ मेला शुरू हो रहा है और यहाँ पर जो व्यवस्था यहाँ नहीं है, और घाट बना हुआ है, और यात्री श्रद्धालु स्नान करेंगे तो उनको असुविधा होगी। यहाँ सुविधा होना चाहिए। गुरु जी, यहाँ के जो पार्षद हैं, मतलब वार्ड नंबर 7 के श्रीमान कन्हैया खेवड़िया जी, तो यहाँ पर जो पार्क में सुविधाएं हैं और जो सुविधा नहीं है, उसके विषय में आपने उनको बताया? उनको बताया जी, सब कुछ बताया। अच्छा, उनको बता दिया आपने? बताया है ये सुविधा, सुविधा के लिए बताया आपने? क्या क्या? बाथरूम संडास होना चाहिए, जो नहाने का चेंजिंग रूम सही होना चाहिए, यहाँ की साफ सफाई वगैरह होनी चाहिए, यहाँ कुछ कूड़ेदान वगैरह रखा गया। गुरु जी, ये स्वामी विवेकानंद पार्क में जो है क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या सुविधा नहीं है, आप बताएं। सुविधा तो बहुत कुछ नहीं है यहाँ, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, फुलबाड़ी सब सूख रहे हैं, इसके लिए मोटर वगैरह होना चाहिए। देखिए तो सही, कितना फुलबाड़ी सब सूख गए हैं। देखिए, अगर मोटर होता तो ये सब चमक रहे होते, बहुत अच्छा फुलबाड़ी हो रहा होता, सुंदरता इसकी शंकर जी की बनी हुई होती। पर क्या करें, अब जो है कि अब सेवा करने के लिए तैयार है, पर हम लोग भाई खुट्टा ले क्या कर सकते हैं।
भी नहीं है। अब साधन इन लोगों ने दिया नहीं है तो क्या करें। गुरुजी, जो महाकुंभ मेले के अधिकारी हैं माननीय श्री दीपक रावत जी, उनको आप क्या मतलब से कहना चाहेंगे स्वामी विवेकानंद पार्क के विषय में? इस विषय में हम ये कहना चाहते हैं कि भाई इनका जो है कि सुंदरता बढ़ाएं और जो भी यहाँ पे पार्क में कमी है उसको पूरा करें। जी गुरुजी, कौन कौन सी कमियां हैं पार्क में बताएं आप? पार्क में तो बहुत सी कमियां हैं, जैसे लेटरिंग नहीं है यहाँ पे, पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, और लेडीज़ों के लिए भी नहीं है, जैसे स्नान वगैरह करते हैं तो उसके लिए भी परेशानी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी सबसे पहले महिला का जो है कि समस्या सॉल्व होना चाहिए। हम लोग तो कहीं भी मान लीजिए लोग शंका कर लेते हैं, लोग जो है कि माता बहनें कहाँ करेंगी, उनके लिए भी व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। कहाँ से आए आप? राजस्थान से आए हो? तो माँ गंगा के जो है ये स्वामी विवेकानंद पार्क पर जो है आप जो है ये स्वच्छ अभियान कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है? भाजी क्या नाम है आपका? सरदारी सिंह जी, जो ये स्वामी विवेकानंद पार्क है, आप ये स्वच्छ अभियान कर रहे हो, गंगा माँ की सेवा कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? ठीक लगता है। नमस्कार, हम आजाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। हरिद्वार रोशनाबाद न्यायालय, जहां पर बार एसोसिएशन के चुनाव 6 तारीख को होने जा रहे हैं और प्रत्याशी के रूप में मैं चलूंगा जो बार एसोसिएशन के चुनाव में उसमें खड़ी है, उनका परिचय और क्या उनके उद्देश्य हैं। मैम नमस्ते। मैम, जो चुनाव हो रहे हैं बार एसोसिएशन के रोशनाबाद न्यायालय में, तो कौन से पद के लिए मैम आप खड़ी है, आपका परिचय देंगे? जी, मेरा नाम एडवोकेट संगीता बंसल है। मैं सचिव पद के लिए खड़ी हूँ। आज ही मैंने नॉमिनेशन भरा है और 6 तारीख को हमारे यहाँ चुनाव है। मैम, जो चुनाव में जो अधिवक्ता है उनसे आप क्या कहना चाहेंगी, मतलब अपने हित में वोट के लिए? जी, मैं उनसे कहना चाहूँगी, अगर मैं जीतती हूँ तो मैं उनके साथ दुख सुख में काम आऊँगी, और जो जूनियर अधिवक्ता है उनका जो शुल्क है सदस्यता फीस, उनको मैं निःशुल्क करवाऊँगी, और जो बार का एजेंडा का पालन है वो भी मैं करूँगी, और मेरे सीनियर और जूनियर अधिवक्ताओं से ये है कि आप मुझे भारी बहुमतों से जिताएं।